हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से मुझे बता दीजिए। सो हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आज बहुत न्यू नेम्स दिख रहे हैं। कंबाइंड क्लास है क्या? हाँ, कंबाइंड क्लास है। चाचू चाचू चाचू। हाँ। इधर। क्या दिक्कत है? बढ़िया हाल चाल। हम्म। आज वायरलेस माइक लगाओ ओने बोला था। चुप रहे। तेरा ऑर्डर मानूंगा मैं? हैं? तेरा ऑर्डर मानूंगा मैं? माइक, वायरलेस वाला माइक लगा के आओ, हट। चलिए। ठीक है। विवेक कह रहा है, सर कितना याद कर ली, कुछ याद पढ़ ले ही कुछ याद नहीं होता। हाँ ठीक है। बेटा पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ। चाची को ऑर्डर तो मान लेते हो। ले। ठीक है। सर वाईटी पर आपका लेक्चर कब है? मेरा लेक्चर है 2 तारीख में, 2 तारीख में। चलिए। लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पीरियोडिक टेबल। यस और नो? हाँ जी। इस पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, डिस्कशन करते हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप इतने हैंडसम हो कि ढिंचक पूजा आपकी फैन हो गई। सोच बेटा, ढिंचक पूजा तो मेरी फैन हो गई, तेरी तो नहीं। ठीक है। ढिंचक पूजा आपकी फैन हो गई है। और तेरी फैन तो रानू मंडल है। तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी। रानू मंडल का फैन। ठीक है। चलिए। मॉडर्न पीरियड टेबल को हम लोग डिस्कशन करेंगे आज की क्लास के अंदर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्लियर। आ जाओ, आ जाओ। मॉडर्न पीरियड टेबल बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हमें पढ़ना है, सो नो बकैती, नो मजाक। बहुत सारा कंटेंट डिलीवर करना है। तुम्हारे उससे मेरी रोजाना सैलरी कट जाती है, फिर मेरी बीवी मुझे पीटती है। रोजाना सैलरी कटवा के आ जाते हो। तुम लोग तो बस हंसते रहते रहते हो। हैं? पेट पे लात तो मेरी लग रही है। तुम लोगों को कहा था वो रोहित भाई की फील्डिंग सेट करने के लिए, तुमने रोहित भाई की फील्डिंग भी सेट नहीं करी। वो रोहित भाई रोजाना सैलरी काट लेता है। हैं? तुम लोग को हंसाने के चक्कर में अपने पेट पे लात मारा हूं। आज से मेरी बीवी ने बोला है, बच्चों को हंसाने के लिए उनके पेट, अपने पेट पे लात नहीं मारना है। समझ गए? चलो, मॉडर्न पीरियड टेबल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आज इस क्लास के अंदर। और साथ ही साथ कुछ इसका एडवांस वर्जन भी हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। अगर हम लोग बात करें, काफी इजी चैप्टर है और यहां से इजी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है। स्क्रिप्ट में था क्या ये भी? ठीक है। चलिए। छोड़ दो। अच्छा करती है मैम। मतलब यार, तुम लोग खुश होते, मेरी पिटाई होती है तो तुम लोगों को मजा आता है? ऐसा करोगे तुम लोग का मेरे साथ? है? मतलब यार, मेरी पिटाई होती है तुम लोग को अच्छा लगता है?
कट्टी, कट्टी। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। सर मेरे में बोल रही है आपकी क्लास में मजा आता है। ठीक है, थैंक यू। मम्मी जी को नमस्ते बोल देना बेटा। आर्यव, अथर्व, जो भी आपका नाम है। ठीक है। अब मेरी तुम लोगों से कट्टी है भाई। तुम लोग हंसते हो ना, मेरी पिटाई होती है। आई विल नॉट टॉक टू यू गाइज। यू गाइज आर गंदा। लड़कियां अच्छी हैं बस, लड़के तो सारे गंदे हैं। ठीक है, चले भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। अबे मदनी, मदनी साहब पढ़ाने तो दो, डाउट तो बाद में आएगा। ठीक है, चलिए, लेट्स डिस्कस, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। हम लोगों ने बेटा अब तक मॉडर्न पीरियड टेबल पे हम लोग आ चुके हैं। हम लोगों ने डॉबरनेट का ट्राइड पीरियड टेबल डिस्कशन कर लिया था, हम लोगों ने न्यूलैंड का ऑक्टेव का पीरियड टेबल डिस्कशन कर लिया था, हम लोगों ने मेंडलीव का पीरियड टेबल डिस्कशन कर लिया था। नाउ वी आर कमिंग टू द मॉडर्न पीरियड टेबल। हम लोग जो पढ़ते हैं आज के टाइम पे वो मॉडर्न पीरियड टेबल है। अब तक हम लोगों ने ये देखा बेटा कि हम डोबरनियर की बात कर रहे हैं, हम न्यूलैंड की बात करें, मेंडलीव की बात करें, तीनों का जो पीरियोडिक टेबल था, डॉबर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीव, तीनों का जो पीरियोडिक टेबल की हम लोग बात कर रहे हैं, इन तीनों के पीरियोडिक टेबल के अंदर इफ वी आर बिंग टॉकिंग आउट, अगर हम लोग बात करें, तो आपको जो फंडामेंटल चीज रखी गई थी, फंडामेंटल चीज क्या रखी गई थी बेटा, कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से, यही रखा गया था तीनों के अंदर। तीनों के टेबल की कुछ ना कुछ कमियां थी, कुछ ना कुछ चीज थी। लेटेस्ट में हम लोगों ने मेंडलीव का पीरियड टेबल पढ़ा था। मेंडलीव के पीरियड टेबल में डिसएडवांटेज क्या थी, वो नोबल गैसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। मेंडलीव के पीरियड टेबल के अंदर डिसएडवांटेज क्या थी बेटा, वो आइसोटॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। मेंडलीव के पीरियड टेबल में कमी क्या थी बेटा, कॉपर और निकल की पोजीशन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से गलत थी। अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से आप कर रहे हो तो कॉपर बाद में आना चाहिए था, निकल पहले आना चाहिए, ये गलत थी। अब इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे पास एक नया पीरियोडिक टेबल है, जिस पीरियोडिक टेबल को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वी विल कॉल्ड इट एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अगर हम लोग बात कर रहे हैं। एमपीटी का मतलब क्या बेटा, एमपीटी का मतलब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सबसे पहली चीजें क्या थी, यहां पर जितने भी अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ना बच्चे, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे ना बच्चे, वो पता है किसके हिसाब से किए गए थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए गए थे, एटॉमिक मासेस के हिसाब से नहीं किए गए थे। अब उसका रीजन क्यों है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से कर दिया, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, इफ यू आर बीइंग टॉकिंग अबाउट द मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में निकल एंड कोबाल्ट, निकल एंड कोबाल्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, पोजीशन रॉन्ग थी ना, ये पोजीशन रॉन्ग आई थी या नहीं आई थी, यस और नो, हाँ जी सर, रॉन्ग आई थी। किस में आई थी, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अनुसार। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 27 है। और अगर बच्चे हम लोग निकल की बात कर रहे हैं, निकल का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे, 28 है। और हो क्या रहा था, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में यही तो हो रहा था कि कोबाल्ट पहले आ रहा था, निकल बाद में आ रहा था। लेकिन एक्चुअली निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से। तो अब इस चीज को करेक्ट किसने किया, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज को करेक्ट किसने किया, तो इसका नंबर ये है, डेट्स वाई, डेट्स वाई अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कोबाल्ट पहले आ रहा है और फिर निकल आ रहा है। इस चीज को करेक्ट किसने करा, तो इसको करेक्ट करा आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से था। पहली कमी जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थी वो सही कर दी, बिल्कुल कर दी। नाउ कमिंग टू द सेकंड, क्या अगर हम लोग डोबरनियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग डोबरनियर की बात कर रहे हैं, अगर बच्चे हम लोग न्यूलैंड की बात कर रहे हैं, और बच्चे अगर हम लोग मेंडलीव की बात कर रहे हैं, इफ वी आर बीइंग टॉकिंग अबाउट डोबरनियर, इफ वी आर बीइंग टॉकिंग अबाउट न्यूलैंड, इफ वी आर बीइंग टॉकिंग अबाउट मेंडलीव, अगर हम इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं, क्या इन तीनों की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, इसमें कहीं पर हमें आइसोटॉप्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली
क्या हमें कोई आइसोटॉप्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली? नहीं मिली, क्योंकि आइसोटॉप्स क्या होता है? एलिमेंट हैविंग सेम, है ना, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब एक ही एलिमेंट का मास नंबर डिफरेंट हो सकता है एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉप्स तो कब होगा? जब एटॉमिक नंबर आएगा। तो इसका मतलब आइसोटॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें किस में मिली? मॉडर्न पीरियड टेबल में हमें इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि आइसोटॉप्स एटॉमिक नंबर पर काम करता, एटॉमिक नंबर इसी में आया था, ये आपको याद रखना। दूसरा पॉइंट। नाउ कमिंग टू द तीसरा पॉइंट। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था बेटा, अगर हम लोग बात करें ये प्रिपेयर किसने किया था, अगर कोई आपसे पूछे तो याद रख लेना, क्वेश्चन आया है पेपर में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय होम? बोर्स। जो नील बोर्स थे, बोर्स साहब थे, इन्होंने बनाया था। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं चौथा पॉइंट कि यार ये जो मॉडर्न पीरियड टेबल था, इस मॉडर्न पीरियड टेबल में प्रिंसिपल क्या था? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन मॉडर्न पीरियड टेबल? मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर बेसिक प्रिंसिपल सबसे पहला तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर था बेटा। दूसरा आपका था पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब ये वाला जो पीरियड टेबल बना था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर बना था। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन, है ना। जैसे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले सारे एक साथ आएंगे, दो वाले सारे एक साथ आएंगे, तीन वाले सारे एक साथ आएंगे, चार वाले सारे एक साथ आएंगे, पांच वाले एक साथ, छह वाले एक साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं, इफ वी आर बीइंग टॉकिंग हियर, एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, एटॉमिक नंबर 11 12 13 14 15 16 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे एक साथ, दो वाले एक साथ, तीन वाले एक साथ, चार वाले एक साथ, पांच वाले एक साथ, छह वाले एक साथ, सात वाले एक साथ, आठ वाले एक साथ। अब मुझे बताओ क्या यहां पर पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? यहां पर आप देख लीजिए, तीन वैलेंस, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, चार के बाद पांच, छह, सात, आठ। रिपीटेशन मतलब बढ़ रहे हैं, पीरियड हो रहा है नहीं। पीरियडिसिटी का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट होना। जैसे अगर मैं बोलूं आपके स्कूल में पीरियड्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पीरियडिसिटी या रिपीटेशन आपको दिखाई दे रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, इवन एटॉमिक नंबर के अंदर। तो ये बेसिक यहां पर क्या था बेटा? प्रिंसिपल था, जो आपको याद रखना। अब क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि यार जो मॉडर्न पीरियड टेबल था वो तो बोर्स ने बनाया था। मॉडर्न पीरियड टेबल तो बनाया किसने था बेटा? बोर्स ने। बट ये कंसेप्ट किसने दिया कि एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज होंगे और पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी, या ये प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें बेटा कि ये प्रिंसिपल किसने दिया था, तो ये दिया था मोसले साहब ने, याद रख लेना। सो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एलिमेंट्स इज अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, या देयर इज पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न पीरियड टेबल। दिस प्रिंसिपल जो यूज होता है वो मोसले साहब ने दिया था, और बनाया किसने था? बोर्स ने बनाया था, ये आपको याद रखना है। तो इतना बेसिक फंडामेंटल्स मैंने अभी आपको बताया है, जो अभी मैंने आपको यहां पर समझाया। अब आप खुद देख लो, मॉडर्न पीरियड टेबल के अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका? एटॉमिक नंबर का। और यही स्टेटमेंट कि एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ये स्टेटमेंट किसकी है, तो यू विल राइट दिस स्टेटमेंट इज मोसले साहब की स्टेटमेंट है ये। दूसरा, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर इज पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। बताया है या नहीं बताया? जब अब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से होगा, पीरियोडिसिटी मतलब रेगुलरली इंक्रीज करेंगे, यस और नो? The periodicity in electronic configuration of element leads to periodicity in chemical properties. Periodicity मतलब change। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अलग होंगे, वैलेंसी भी अलग होगा, नेचर भी अलग होगा, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो पेपर में पता है क्वेश्चन कैसा आ सकता है? पेपर में ना ये एक स्टेटमेंट 1 लिख देगा, इस स्टेटमेंट को लिख देगा स्टेटमेंट 2, पहली स्टेटमेंट ये लिख देगा, दूसरी स्टेटमेंट ये लिख देगा, और आपसे बोलेगा बताओ, बोलेगा एस भी 1, पहले बोलेगा 1 भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है, बोलेगा 1 ट्रू है सेकंड फॉल्स है, बोलेगा 1 फॉल्स है सेकंड ट्रू है, बोलेगा 1 फॉल्स है और सेकंड भी फॉल्स है, ऐसे बोलेगा।
तो याद रखना, जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से होंगे पीरियोडिसिटी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, अगर पीरियोडिसिटी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो पीरियोडिसिटी केमिकल प्रॉपर्टी, पीरियोडिसिटी मतलब चेंज। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन ये लिख देगा, बोलेगा ये स्टेटमेंट किसने दी थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से होगा, मोस्ले साहब ने दी थी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो गिवन है द मॉडर्न पीरियड टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय होम, प्रिपेयर्ड बाय बोर। मॉडर्न पीरियड टेबल ऐसा तुम्हें दिखता है। मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर कितने ग्रुप दिखाई देते हैं, तो ग्रुप की अगर हम लोग बात करें 18 ग्रुप का मतलब वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं बेटा, 18। मॉडर्न पीरियड टेबल की अगर हम लोग बात करें हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको कितनी दिखाई दे रही है बेटा, 7। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इसको बोलते हैं पीरियड्स बोलते हैं, ये याद रख लेना। अगर मैं बात कर रहा हूं ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट आएंगे, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। ग्रुप 2 में कौन आएंगे, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। ग्रुप 13 में कौन आएंगे बेटा, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। इसमें कौन आएंगे, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। इसमें कौन आएंगे, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। इसमें कौन आएंगे, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। इसमें कौन आएंगे, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। इसमें कौन आएंगे, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। यहां से लेकर यहां तक जितने एलिमेंट्स तुम्हें दिखाई देते हैं, इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, यहां पर नहीं बता पाओगे। दूसरा पॉइंट याद रखना बेटा क्या है, अगर मैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं, अगर मैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं, ये दोनों मेटल्स की कैटेगरी में हैं। कैसे मेटल्स, लाइट मेटल्स की कैटेगरी में हम लोग डालते हैं, फाइन है। और जनरली अगर हम लोग ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक बात कर रहे हैं, अगर हम ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक बात कर रहे हैं, इनको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डालते हैं। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन का मतलब सॉल्ट ग्रुप, ये याद रख लेना। दूसरा और पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो भी आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एलिमेंट कौन से हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। वाई वी विल कॉल्ड इट एज एस ब्लॉक, क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में लाइज करते हैं, एस ब्लॉक में लाइज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आप सोडियम देखिए, सोडियम Z इज इक्वल टू 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 6 2 8 2 10 और 11, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन s में आया। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लीजिए, जैसे कैल्शियम लिख लीजिए, है ना, कैल्शियम 20 पर आप लिख लीजिए। सो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 20 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 6 2 8 2 10 2 12। फिर नेक्स्ट ऐसे चलोगे तो यहां पर क्या आएगा, 4s2, लास्ट में क्या आता है, 4s2 आता है ना, लास्ट में आप देख लेना 4s2 आएगा। आर्गन 4s2 आप कैसे लिखते हो, आर्गन का 18 होता है 4s2, यस और नो। तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में है, तो डेट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक। सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को एस ब्लॉक, तो ये जितने भी रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये एस ब्लॉक है। सिमिलर वे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक, याद रखना बेटा ये जो ग्रुप नंबर 13 है, 13 से लेकर 18 तक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। व्हाई वी विल कॉल्ड इट देम एज पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक के अंदर आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लीजिए, बोरोन Z इक्वल टू 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, ठीक है, 2p1। या आप एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम बात कर लिए, Z इक्वल टू 13 होता है, सो 1s2 2s2 2p6, यस और नो, 3s2, फिर आएगा 3p1, ऐसे कर लेना। तो पी ब्लॉक में आपका एंट्री मार रहा है, किसमें मार रहा है बेटा, पी ब्लॉक के अंदर एंट्री आपका मार रहा है, ये आप याद रख लेना। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, फाइन है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 12 से लेकर, सॉरी 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक एस ब्लॉक पी ब्लॉक, इनको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। वाई, क्योंकि इनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लीजिए क्रोमियम, क्रोमियम का Z कितना होता है मेरे बच्चे, 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई है,
तो आपने लिखा था ना आर्गन 4s1 3d5, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहीं पर गया है। फाइन, ये आप याद रख लेना। ऐसी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, नीचे आप देख लीजिए, यहां पर आपको स्टार बना हुआ है, यहां एक स्टार बना हुआ है, यहां दो स्टार बने हुए हैं। इसके बीच में भी आता है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, दो सीरीज हमारे पास होती है। हमारे पास क्या होते हैं बेटा? दो सीरीज। एक को बोला था लेंथेनाइड सीरीज, एक को हम लोग कौन सी सीरीज बोलते हैं बेटा? एक को लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, और एक को बोलते हैं एसिटिनाइड सीरीज। ठीक है, एसिटिनाइड सीरीज हम लोग बोलते हैं। अब ये सीरीज क्या, अब मैं बात करूंगा, इनको क्या बोला जाता है? वी विल कॉल देम एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक क्यों बोलता है? क्योंकि इनके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ शेल में जाते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर जाते हैं। तो याद रखना, एस पीले से पी, नीले से डी, और ये जो हरे से दिखाई दे रहा है एफ है। तो मैं लिख भी देता हूं, ये जितने भी रेड से तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, रेड वाले एस है, येलो वाले जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये पी है, ब्लू वाले जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये डी है, और जितने भी तुम्हें ग्रीन से दिखाई दे रहे हैं ये सारे एफ है। चार ब्लॉक एसपीडीएफ ब्लॉक हो गया। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन तो सर क्या होता है? हाइड्रोजन सर नॉन मेटल होता है, फिर भी आपने हाइड्रोजन को मेटल के उसमें क्यों रखा? क्योंकि बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बिहाफ पर बना है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से बचा है। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हैं वो कौन से ग्रुप में जाएगा? वो ग्रुप वन में जाएगा ना। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है वो कौन से ग्रुप में जाएगा? एक में जाएगा। हाइड्रोजन भले ही नॉन मेटल हो, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, डेट्स वाई इसकी प्लेसमेंट यहां करी गई है, डेट्स वाई इसकी प्लेसमेंट यहां पर करी गई है, ये रखना। अच्छा, सिमिलर वे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हीलियम भी कैसा हो रखा है? रेड हो रखा है। हीलियम भी कैसा हो रखा है बेटा? रेड। हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो हैं, लेकिन हमने हीलियम को यहां क्यों पुट कर रखा है? 18 में क्यों पुट कर रखा है? हीलियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? याद रख लेना, कभी ये गड़बड़ मत करना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हीलियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। हीलियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। क्यों एस ब्लॉक का है? क्योंकि इसका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस शेल में जा रहा है। एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, बट उसके प्लेसमेंट नोबल गैसेस में रख रखी है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट शेल फुलफिल्ड है। तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के टाइम पीरियड पे बताया था। तो मैं फिर से बता रहा हूं, हाइड्रोजन नॉन मेटल होकर भी मेटल की कैटेगरी में रखा है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन रखा कहां पर है? पी ब्लॉक की साइड में रखा है। लेकिन रेड का रखा है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इधर क्यों रखा है? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को भी? फटाफट से मुझे बताओ, यस और नो। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? बता देना, इंक्रीमेंट होना चीजों का। क्लियर? एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ बेटा। सर एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट बता तो दिया निर्मा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं एक शॉर्ट्स बनवा रहा हूँ, उसमें एक सॉन्ग दे दूं बस, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम, ठीक है।
ठीक है, चलिए फाइन, क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स प्रोसीड, लेट्स फर्दर डिस्कस। अब इधर आइए बेटा, अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात कर रहा हूं, इफ आई बीइंग टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पीरियड, अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात कर रहा हूं, तो मुझे बताइए फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट तुम्हें दिखाई दे रहे हैं बेटा? फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा सकता है। फर्स्ट पीरियड के अंदर आपको दो ही एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, दूसरे पीरियड के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। तीसरे पीरियड में भी आपको 8 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। चौथे पीरियड की अगर हम लोग बात करें 8, 8 तो इधर हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 एलिमेंट। सेम इधर 18 एलिमेंट। अब इधर आइए, 18 तो तुम्हारे पास है ही, इधर एक स्टार बना है, इधर एक स्टार बना है। 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, इसमें कितने हैं? 32 एलिमेंट है। फिर इधर देखिए, इधर भी कितने हैं? रिमेनिंग जितने भी हैं 32। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट है, चौथे पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट है, पांचवें पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट है, छठे पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट है, सातवें पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी चीज आपको पहचाननी है, ये भी चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक, ठीक है। ठीक है बेटा, इतनी चीज क्लियर है। पहले इसमें दो एलिमेंट, 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट, 32 एलिमेंट और 32 एलिमेंट, ये आपसे पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने भी आपको बताया था ना कि मैं दो सीरीज के बारे में आपको बताऊंगा। याद रखना, अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं, देखो बैरियम है ना, आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो बेटा पीरियोडिक टेबल। यहां पर क्या है? बैरियम के बाद एक डैश है, रेडियम के बाद दो डैश है। तो मैंने अभी आपको सीरीज बताई है, इस सीरीज को लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, एसिटिनाइड सीरीज बोलते हैं। तो पेपर में पता है आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक जितने भी एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक जितने भी एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? वी विल कॉल्ड देम एज लेंथेनाइड सीरीज। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम इनको लेंथेनाइड सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सीरीज का जो सबसे पहला एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है बेटा? लेंथेनम है, लेंथेनम है। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेंथेनाइड सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? तो आप बोलोगे 57 से लेकर 71 तक होती है। पहला एलिमेंट कौन सा है? लेंथेनम, इसीलिए लेंथेनाइड सीरीज इसको बनाया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट एलिमेंट 89 से लेकर 103 तक आपको दिखाई दे रहा है। 89 से लेकर 103 तक जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस सीरीज को हम लोग कौन सी सीरीज कहते हैं बेटा? एसिटिनाइड सीरीज हम लोग कहते हैं। व्हाट वी विल कॉल देम एज? वी विल सिंपली कॉल देम एज एसिटिनाइड सीरीज। क्योंकि इस सीरीज का जो पहला एलिमेंट है वो एसिटिनियम है। इस सीरीज का जो पहला एलिमेंट है वो एसिटिनियम है, एसिटिनाइड। बस आपको पूरे याद नहीं रखने हैं, बस याद रखना 89 से 103 एसिटिनाइड सीरीज, एसिटिनियम पहला एलिमेंट है। लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनम पहला एलिमेंट है।
यही जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोग जनरली इसको कहते हैं। सो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट जनरल कैटेगरीज में आप सिंपली यहां पर याद रखोगे, सिंपल सी चीज है जो आपको याद रखनी है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। नाउ अब देखिए बेटा, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 18 है, यहां पर ऐसे रख लीजिए। अब ना एक जिगजैग पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। जिगजैग पैटर्न कौन सा बेटा, जो मैंने येलो कलर से बनाया हुआ है। इधर ये पोलोनियम है, इसको भी येलो कर लेना। ये जो येलोइश कलर से आपको दिखाई दे रहा है, पोलोनियम जो यहां पर दिखाई दे रहा है, इसको भी आप येलो कर लो, ठीक है। इवन पोलोनियम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये पोलोनियम भी इसी कैटेगरी में आएगा। फाइन है, ये पोलोनियम भी इसी कैटेगरी में आपका जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रुक जाओ एक मिनट, तो यहां पर आप पोलोनियम भी कर दीजिए। सो पी ओ पोलोनियम, ठीक है। अब ये जितने भी ये तुम्हें एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये जो जिगजैग पैटर्न में तुम्हें यहां पर एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये जो जिगजैग पैटर्न में दिखाई दे रहे हैं, इन एलिमेंट्स को पता है क्या कहा जाता है, वी विल कॉल देम एज मेटलॉइड। कौन कौन से हो गए, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑल दीज आर व्हाट बेटा, ऑल दीज आर मेटलॉइड्स। अब ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं, यही है, ये मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, नॉन मेटल की भी। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सिंपल आप याद रखना, ये वो एलिमेंट है जो मेटलॉइड्स है, मेटल नॉन मेटल की दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको नाम याद रखने। फाइन है, बाकी ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, पहले ग्रुप के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे में दूसरे, 13 में तीसरे, चौथे 14 वाले में 4, 15 वाले में 5, 16 वाले में 6, 17 वाले में 7, 18 वाले में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इतनी चीज क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब किस हिसाब से आएंगे वो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, डन है बेटा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। डन, ऑल गुड, ऑल फाइन, बताइए फटाफट से। समझ गए बेटा, यहां से डन है बेटा, क्लियर? डाउट इतनी जल्दी आ गया, इतनी जल्दी कौन डाउट पूछता है, इतनी जल्दी कौन डाउट पूछता है? एफ ब्लॉक अलग क्यों है भाई? एफ ब्लॉक के अंदर लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ साइड में जाता है, डेट्स वाई प्रदीप। सर इसमें 13 पीरियड नॉन मेटल क्यों है? क्योंकि इनकी लास्ट ऑर्बिट में तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे जिससे ये मेटल होंगे। भाई एल्यूमिनियम 13 में आता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जो ग्रुप को रखा हुआ है वो किस लिए रखा है, इन सब की ब्लॉक को, ये सारे वो एलिमेंट है जिनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सेल में जाता है, जैसे पी ब्लॉक में। अब 13 में क्यों रखा है? क्योंकि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। भाई तुम्हें ये नहीं देखना लूज करेंगे तो हो जाएंगे, गेन हो जाएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अरेंज किया गया है वो ही इस हिसाब से किया गया है कि जनरली कहां पर क्या है। हालांकि मेटल जो है, एल्यूमिनियम जो है वो मेटल की कैटेगरी में आता है, बट मोस्ट ऑफ वहां पर ऐसे एलिमेंट होंगे जो नॉन मेटल होंगे, ठीक है। अर्थ मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल में डिफरेंस बता दीजिए जतिन वर्ती साहब। सबसे पहला लेक्चर पीरियोडिक टेबल का एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ाया था। आग ध्यान से देखो जाकर, एल्कलाइन मेटल वो होते हैं जो पानी के साथ हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। एल्कलाइन क्या होंगे बेटा? जो ऑक्साइड्स बनाएंगे। सबसे पहले लेक्चर में बता चुका हूं, दोबारा जाकर देखिएगा। हेनरी मुसले ने दिया था ना, हाँ जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में हेनरी मुसले का भी योगदान था ना। हेनरी मुसले उन्हीं का नाम है, मोसले साहब का ही, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी 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 देता हूँ, अभी अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, रुक जा रुक जा, बता रहा हूँ बेटा, रुक जा, ऐसे ऐसे नहीं करते। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। मदनी राय पूछ रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन वैलेंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये रस्सी है, इस रस्सी को ऐसे कर, एक तरफ वैलेंस है, एक तरफ वैलेंसी है, ऐसे पकड़ के मेरा गला खींच दे, ठीक है, ऐसे पकड़ के गला खींच दे। फिर भी अगर तेरा मन नहीं कर रहा, फिर भी तेरा मन नहीं भर रहा, ये तलवार ले ले बेटा,
मेरा गला काट दे, गला काट दे, ये ले मार दे, मार दे मुझे। डिफरेंस बिटवीन वैलेंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चैप्टर खत्म हो गया पूरा, तो वैलेंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंस पूछता है। गला काट दे मेरा, बस मार दे मुझे अब तो, यही बचा है और क्या, गला ले, गला घोट दे मेरा, ले ले ले। डिफरेंस बिटवीन वैलेंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चैप्टर खत्म हो गया, 3 चैप्टर पहले पढ़ाया था, अब तक पूछ रहा है। मार दे मुझे, जाकर लेक्चर देख भाई, वैलेंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला चैप्टर, खून कर दे मेरा, मार दे मुझे। क्या यार, यार मदनी साहब, वो जाकर लेक्चर देखो, वैलेंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, वहां पर बताया हुआ है। चलिए अब इधर आओ। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को डिस्कशन करना है, हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को समझना है, हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। अब पता है पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? अब पेपर में क्वेश्चन आएंगे कि आप अलोंग द पीरियड चल रहे हो। आप कैसे चल रहे हो बेटा? अलोंग द पीरियड चल रहे हो। फाइन, कि आप अलोंग द पीरियड चल रहे हो। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन बने हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंसी का मतलब क्या? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए आपने कितने इलेक्ट्रॉन उधार लिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। जितने उधार लिए हैं, जितने डोनेट किए उतनी ही वैलेंसी होगी। वैलेंसी का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन उधार लिए, कितने डोनेट किए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन बचे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, आप अलोंग द पीरियड चल रहे हो लेफ्ट से राइट की तरफ। आप अलोंग द पीरियड टेबल चल रहे हो लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आपसे कुछ चीज पूछेगा, बोलेगा बताओ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। पूछेगा वैलेंसी बताओ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। पूछेगा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बताओ कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, है ना। बोलेगा कि आपसे बोलेगा कि रिएक्टिविटी बताओ कि रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कैसे करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स पर आएंगे। और हमेशा कहां से कहां चलेंगे बेटा? लेफ्ट से राइट की तरफ ही हम लोग जनरली चलेंगे। ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मदनी साहब यहां पर लिखा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। मदनी साहब यहां पर लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 11 12 13 14 15 16 17 18। सोडियम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तुम बता दो जब तुम लेफ्ट से राइट चले हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए? सो व्हाट इज हैपनिंग आउट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज कर रहे हैं जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही आपसे पूछा जाएगा। फाइन है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। दूसरा पूछ रहा है वैलेंसी पर बताइए। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज्ड in order to attain stable electronic configuration। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, स्टेबल मतलब या तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाए या 0 जाए। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या तो इधर 8 हो जाए या 0। 8 हो नहीं सकते, 8 होने के लिए 7 उधार लेने पड़ेंगे, और 0 होने के लिए 1 डोनेट। तो 1 डोनेट करना आसान है, इसलिए वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3, वैलेंसी 4 या 5 है। तो 3 लेना आसान है, 5 डोनेट करना मुश्किल है। 3 लेना आसान है, वैलेंसी 3 2 1 0। तो तुमने देखा पहले वैलेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और फिर वैलेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यही आंसर है। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो पहले वैलेंसी इंक्रीज होगी और फिर आपकी वैलेंसी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। दूसरा क्वेश्चन खत्म, ऐसे पूछाएगा। तीसरा पूछ रहा है साइज ऑफ एटम पर बताइए, जिसको एटॉमिक साइज भी बोलते हैं। साइज ऑफ एटम बताइए, या फिर अगर हम लोग बात करें जिसको हम लोग एटॉमिक साइज भी बोलते हैं,
कि भाई इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, व्हाट इंपैक्ट एक्चुअली हैपनिंग्स आउट ओवर देयर। ठीक है, चलो देखते हैं। अब एक चीज समझना बेटा, इस चीज को समझाने से पहले तुम इधर आओ दोबारा। इस चीज को समझाने से पहले दोबारा तुम इधर मत आओ, इधर तो खिचड़ी बन चुकी है, तुम किधर आओ, जहां खिचड़ी नहीं बनी है तुम उधर आओ। ये पीरियड 1 है, यस और नो। ये पीरियड 2 है, पीरियड 3 है, पीरियड 4 है, पीरियड 5 6 7। चलो सर, ग्रुप का मतलब तो समझ में आ गया, ग्रुप 1 2 का मतलब समझ में आ गया कि इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 7। सर पीरियड का भी कुछ मतलब है क्या? हाँ बेटा होता है। अगर मैं पीरियड 1 की बात कर रहा हूं ना बेटा, तो पीरियड 1 का मतलब पता है क्या होता है? कि इस सेल के अंदर, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सिर्फ उनका एक ही शेल है। हाइड्रोजन और हीलियम, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल में खत्म हो जाएगी, उसकी भी के शेल में। तो ये के शेल में ही खत्म हो रहे हैं। 1 का मतलब क्या है? कि इनके पास भी एक शेल है, इसके पास भी एक शेल है। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक ही शेल है इसके पास, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही शेल में चल रही है। इधर बात कर रहे हैं, अगर मैं पीरियड 2 की बात कर रहा हूं, पीरियड 2 का मतलब क्या है? लोवेस्ट एलिमेंट लिथियम है, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? नियोन। अगर मैं लिथियम की बात कर रहा हूं, लिथियम का 3 है तो 2,1 हो जाएगा। और अगर मैं नियोन की बात कर रहा हूं 10 है तो 2,8। इसमें भी दो शेल, इसमें भी दो शेल। तो दो का मतलब इस एलिमेंट में, इस लाइन में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो ही सेल में होंगी। तो इसके पास के और एल दो शेल होंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो सेल में खत्म हो रही है। थर्ड पीरियड का मतलब क्या है बेटा? थर्ड पीरियड का मतलब है लोवेस्ट एलिमेंट देखो सोडियम है, सोडियम 11 का मतलब 2 8 1। और सबसे बड़ा एलिमेंट बात कर रहे हैं आर्गन है यहां पर। आर्गन का मतलब 18, 18 मतलब 2,8, ठीक है। अगर यहां बात कर रहे हैं 2,8, सॉरी यहां बात कर रहे हैं सोडियम, और यहां क्या है 18, ठीक है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, फाइन है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे, इसमें बेसिकली क्या होगा, ये 3 शेल तक जाएगा। ऐसे ही बात करोगे 4 शेल, ऐसे ही बात करोगे 5 शेल, ऐसे ही बात करोगे 6 शेल, ऐसे ही बात करोगे 7 शेल। सेम ये भी आपका इस तरीके से जाएगा, है ना? क्लियर है? तो बेसिक्स मतलब क्या है, ये जनरली आपको ना शेल बताएंगी। ये जितनी भी चीज आपको यहां दिखा रही है बेसिकली आपको शेल्स बता रहे कि आप कितने सेल्स तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहां पर फिल करोगे। तो दिस आर जस्ट सिंपली गिविंग यू अ सेल, कि एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, सात सेल। आप एक चीज याद रखना कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे, तो अगर मैं नंबर ऑफ शेल्स के बारे में पूछूं, तो नंबर ऑफ शेल्स कभी भी आपकी इंक्रीज नहीं होगी। नंबर ऑफ सेल्स जो एलिमेंट लेफ्ट में है, नंबर ऑफ सेल्स जो एलिमेंट आपका राइट में, वो हमेशा कैसे रहना है बेटा? सेम रहना है। सेल्स इंक्रीजेस नहीं होंगी, ये आप याद रखें। सो योर सेल्स इज नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, योर शेल इज नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज। अब समझने की कोशिश करना, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हो, तो एटॉमिक साइज पर बताइए क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एटॉमिक साइज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपसे ये पूछ रहे हैं। जनरली फॉर एग्जांपल मैं शेल या फिर मैं ग्रुप 2 एलिमेंट की बात कर लेता हूं। ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट में कितने शेल है बेसिकली बेटा? दो शेल की होंगी। जैसे अगर हम ग्रुप 2 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, लिथियम की बात कर रहे हैं और नियोन की बात कर रहे हैं। लिथियम बात कर रहे हैं और लास्ट में एलिमेंट कौन सा आ गया? नियोन। लिथियम की बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल हो गया और ये एल शेल हो गया। तो ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया। तो यहां पर दो ही शेल है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है। अगर मैं नियोन की बात कर रहा हूं, ये न्यूक्लियस हो गया, एक शेल और दूसरी शेल। तो न्यूक्लियस हो गया, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? दो इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर कितने हो गए? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए या नहीं? क्या नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुई है? नंबर ऑफ शेल्स तो आपकी इंक्रीज नहीं है, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रह रही है। अब तुम मुझे बता दो, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बोलूं, बहुत ध्यान से समझना, मुझे ये बताओ, जब लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जब लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है बेटा? अगर मैं यहां बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है। आपको ये पता है कि भाई जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, तो आपके जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहे हैं।
जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज हो रहे हैं। इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मान लीजिए लास्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर तीन हो रहे होंगे, फिर चार हो रहे होंगे, फिर पांच भी हो रहे होंगे, फिर छह भी हो रहे हैं, है ना, फिर सात भी हो रहे होंगे, ऐसे करके। और एक एलिमेंट ऐसा जिसपे आठ आता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इसका इसके साथ न्यूक्लियस के साथ कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, हाँ जी सर अट्रैक्शन होगा। अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कैसा होगा, कम होगा। अगर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये जो बाहर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि चार्ज बढ़ गया। तीन पर जो और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि चार्ज बढ़ गया। चार पर और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, पांच पर और ज्यादा, छह पर ज्यादा, सात पर ज्यादा। अगर ये अट्रैक्ट हो रहे होंगे, इसका मतलब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर जितने ज्यादा होते जाएंगे वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते रहेंगे। अट्रैक्टेड का मतलब स्क्वीज होते रहेंगे, ऐसे जकड़ते रहेंगे। तो तुम मुझे बता दो, जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हें यहां देखने के लिए मिलेगा, यहां मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। यहां पर अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं मिनिमम देखने के लिए मिलेगा। लास्ट में अगर हम लोग बात कर राइट साइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो तुम्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। यहां तुम्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम देखने के लिए मिलेगा। अगर ये मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा तो ये न्यूक्लियस की तरफ खींचे चला जाएगा। तो तुम मुझे बता दो, जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो साइज तुम्हारा कैसा होगा, डिक्रीज होगा। याद रखना साइज बढ़ता नहीं है, साइज का बढ़ना होता है सेल्स के इंक्रीज होने का, बट सेल्स तो कांस्टेंट रहती हैं। सेल्स इंक्रीज नहीं रहती है, सेल्स कांस्टेंट रहती हैं। यहां साइज डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। बट एक चीज याद रखना, हम लोग इन फ्यूचर अभी आगे पढ़ेंगे। हाउएवर याद रखना, बहुत ध्यान से समझना, हाउएवर अगर हम लोग बात करें, दिस डिक्रीज इन साइज, दिस डिक्रीज इन साइज इज ऑलमोस्ट, याद रखना बेटा, ये नेग्लिजिबल होता है। साइज डिक्रीज तो करता है लेकिन नेग्लिजिबल डिक्रीज करता है। अभी आप तुम देखना, मैं अभी आपको तुम्हें दिखाता भी हूं, बहुत ध्यान से देखना। जस्ट ट्राई टू वॉच इट वेरी केयरफुली, जस्ट ट्राई टू वॉच इट वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां सोडियम है, सोडियम का साइज गिवन है 186, है ना, माइक्रोमीटर गिवन है, माइक्रो में है, ये माइक्रो में होता है। यहाँ 99 है, देखो 186 से 160, यहाँ 143, 118, 110, 104, 99। डिक्रीज हो रहा है साइज लेकिन नेग्लिजिबल डिक्रीज। तो याद रखना, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो साइज वुड डिक्रीज। और डिक्रीज होने का कारण क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और साइज इंक्रीज होने का कारण क्या होगा, सेल्स इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, बट अलोंग द पीरियड हम लोग बात कर रहे हैं सेल इंक्रीज नहीं हो रहे। सब में तीन सेल है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बता दीजिए। आर्गन आएगा, आर्गन में 18 होते हैं, 2,8,8, 18 ही होता है, 18, 16, 17, 18, आर्गन में 18 ही होते हैं। तो तुम देखो सेल्स सब में तीन है, चार। मैं फिर से बता रहा हूं, साइज इंक्रीज होने का कारण होता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना। अगर नंबर ऑफ सेल्स सेम है तो आप इलेक्ट्रॉन देखोगे, जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में बढ़ जाएंगे उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन उतना बढ़ेगा, उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अटैच्ड होगा। और ज्यादा अटैच होने के कारण वो दब जाएगा, ऐसे दब जाएगा, वो नीचे की तरफ ज्यादा खिंचेगा। दैट्स व्हाई साइज डिक्रीज होता है। ये तीन चीज क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से। डन। वॉइस पे प्रॉब्लम है, जो वॉइस बच कर रही है। अब गाली कौन होगी? आवाज मेरी बेइज्जती हो जाती है। चलो, अब बताओ, अब ठीक आ रही है? अब बताओ, अब ठीक आ रही है?
अब तो ठीक आ रही होगी, काला जादू फूक दिया अब तो मैंने। ठीक है, अब तो क्लियर आ रही होगी। सर भाई पोलोनियम इज सो डेंजरस, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की तरह काम करता है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है बेटा वो, न्यूक्लियस उसका अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब तो क्लियर आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ एटम बता चुका हूं, रीजन। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर। तुम मुझे बताओ, जब पीरियोडिक टेबल में तुम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हो बच्चा, तो लेफ्ट साइड में मेटल होते हैं ना, ग्रुप वन ग्रुप टू यही होते हैं। राइट साइड में तुमने क्या पढ़ा, नॉन मेटल। तो मुझे बता दो बेटा, जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हो तो तुम मेटल से नॉन मेटल की तरफ चल रहे हो नहीं चल रहे हो? ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना, मेटल से नॉन मेटल की तरफ चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? ठीक है, यस और नो? सो यू आर मूविंग फ्रॉम मेटल से नॉन मेटल की तरफ, यस और नो? सो आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ चल रहे हो। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि मेटालिक एक्टर कैसा हो रहा है मेटल से नॉन मेटल, तो मेटालिक एक्टर हो रहा है डिक्रीज, और नॉन मेटालिक एक्टर आपका हो रहा है इंक्रीज। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए, यस और नो बेटा? तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ आप जा रहे हो, तो मेटालिक एक्टर तो हो गया मेरे बच्चे डिक्रीज, और नॉन मेटालिक एक्टर हो गया बेटा इंक्रीज। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज आपसे पूछ रहा है कि केमिकल रिएक्टिविटी पर बताओ क्या इंपैक्ट हो रहा होगा बेटा। ठीक है, वो ध्यान समझना। नाउ वी हैव टू गिव द आंसर कि केमिकल रिएक्टिविटी पर क्या इंपैक्ट हो रहा है। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग्स आउट इन केमिकल रिएक्टिविटी। ध्यान से सुनो बेटा, केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, लेफ्ट साइड में अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम है, एक्सट्रीम राइट साइड में मान लीजिए इधर क्लोरीन है, सॉरी आर्गन है। इस साइड में मान लीजिए आर्गन है 2,8,8, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। तो ये एक्सट्रीम राइट साइड में हो गए। क्लियर है बेटा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मुझे बताओ, पहले आप सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करो बेटा। सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करो। सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यस और नो? फाइन है। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो जब मैंने सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर किया, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यस और नो? फटाफट से मुझे बताइए, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या दो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है? एक लूज करना आसान है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं है। ये गेन नहीं करेंगे ना, ये लूज करेंगे। एक लूज करना आसान है, दो लूज करना आसान है? सर एक को लूज करना आसान है। तो मैं सोडियम और मैग्नीशियम की अगर की बात करूं और मैं पूछूं भाई मुझे बताओ सोडियम मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो आपने क्या बोला, सर सोडियम ना ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। अब आप एक काम करिए, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को कंपेयर करिए। ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तीन, दो लूज करना आसान है, तीन, दो। तो ये जल्दी लूज करेगा, लेट। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा एक्टिव है, मैग्नीशियम। तो एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम ज्यादा एक्टिव है। अब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को कंपेयर करिए। तीन लूज करना आसान है, चार लूज करना आसान है? तीन लूज करना आसान है, चार लूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम ज्यादा एक्टिव होगा सिलिकॉन के कंपैरिजन में। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर? तो आपने जनरली यहां पर क्या देखा है कि यहां पर जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हो, अभी आपके ऐसे कंडीशन आ गए। अब आप सिलिकॉन और फास्फोरस को कंपेयर करिए। ठीक है, अभी आप क्या करिए, सिलिकॉन और फास्फोरस को कंपेयर करिए। ये चार लूज करेगा, मान लीजिए अगर ये गेन भी कर रहा है तो ये चार गेन करेगा, और अगर ये गेन भी कर रहा है तो ये तीन गेन करेगा। सिलिकॉन चार गेन करेगा, तीन गेन करेगा। चार गेन करना आसान है, तीन गेन करना आसान है? सर तीन गेन करना आसान है। तो अगर मैं सिलिकॉन और फास्फोरस को कंपेयर करूं तो फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव है सिलिकॉन के कंपेरिजन में। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव है सिलिकॉन के कंपेरिजन। अब आप फास्फोरस और सल्फर को कंपेयर करिए। ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये तीन, दो गेन करना आसान है, तीन, सर दो। तो फास्फोरस और सल्फर में कौन है, सल्फर ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो सल्फर हो गया। नेक्स्ट, सल्फर और क्लोरीन को कंपेयर करिए। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यस और नो? ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक गेन करना आसान है, दो, सर एक। तो यहां क्लोरीन और आर्गन तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मतलब आर्गन तो ना तो गेन करेगा ना तो लूज करेगा।
इसीलिए बारकन का मैंने यहां पर नहीं लिखा है। तो आपने क्या देखा, जब आप लेफ्ट से राइट चले हो तो पहले आपकी केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, यस और नो, पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। फिर आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ चले तो फिर आपकी क्या हो रही है बेटा, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द सिंपल मीनिंग, सो फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डाइना, नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तुम्हें मैं बता चुका हूं कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सब नेचर में क्या होते हैं, ऑल ऑफ देम आर नेचर में होते हैं बेसिक्स, बता चुका हूं। और नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, तुम्हें मैं बता चुका हूं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे नेचर में एसिडिक होते हैं, और मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे नेचर में होते हैं बेसिक्स। वी हैव डिस्कस्ड, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। अब तुम मुझे बता दो, जब तुम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हो तो यहां मेटल है, तो मेटल के ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक्स। तो इसका मतलब यहां बेसिक नेचर है। यहां नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक। तो इसका मतलब मुझे बता दो, जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हो तो एसिडिक कैरेक्टर तो आपका कैसा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि तुम एसिड की तरफ बढ़ रहे हो। और बेसिक कैरेक्टर तुम्हारा कैसा हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि तुम बेस से दूर जा रहे हो, एसिड की तरफ जा रहे हो। दिस इज द सिंपल मीनिंग। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए, डन और नॉट। क्लियर बेटा? डन बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। मैं बाबा विक्रांत टिल्लू। ठीक है सर, आप लिखने का टाइम नहीं देते हैं। हम नोट्स इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं कि वहां से आराम से लिख लें। एल्यूमिनियम और फास्फोरस का कंपेयर करिए, एल्यूमिनियम और फास्फोरस का कंपेयर करिए। तो 5 लेना, 3, 5 लेना, 3 डोनेट, 5, 3 डोनेट करना। आज उसको थोड़ा ना कंपेयर कर सकते हो भाई, आमने सामने वालों को तो कंपेयर करोगे। ठीक है, ठीक है। सीरियसली कैसे है बता दो। अबे तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का पहला लेक्चर नहीं करा है क्या? अबे संडे में एक्स्ट्रा क्लास ली थी, जाकर पीरियोडिक टेबल का पहला लेक्चर देखो, वहां प्रूफ भी दे दिया है। बाप! नहीं बताता दोबारा, गधे कहीं के, नहीं बताता दोबारा। इधर आओ, अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन फ्रॉम टॉप से बॉटम की तरफ। टॉप से अगर हम बॉटम की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझो। फाइन है, हम कहां से कहां चल रहे हैं, ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ हम लोग चल रहे हैं, मतलब हम अलोंग द ग्रुप चल रहे हैं। तो अलोंग द ग्रुप अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ चल रहे हैं तो हमें वेरिएशंस पढ़ना है, हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। हमें क्या है, अंश गुप्ता बेटा लास्ट में डाउट देख लूंगा, मदनी साहब लास्ट में डाउट देख लूंगा, रुक जाओ, अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, चुपचाप अभी पढ़ लो, मैं देख लो। इधर आओ, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स, अलोंग द ग्रुप। ग्रुप का मतलब टॉप से बॉटम। तो टॉप से बॉटम की तरफ जब हम चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बताओ। भाई तुम ग्रुप 1 में चल रहे हो, ग्रुप 2 में चल रहे हो, 13 में चल रहे हो, 14 में चल रहे हो, 15 में चल रहे हो, 16 में चल रहे हो, 17 में चल रहे हो, 18 में चल रहे हो, सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 1 में सारे पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम सब पर 1 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर नो इंपैक्ट, कोई इंपैक्ट नहीं होगा, मतलब ना तो आपके इंक्रीज करेंगे ना ही आपके डिक्रीज करेंगे। तो ना तो इंक्रीज करेंगे और ना ही आपके डिक्रीज करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा पॉइंट है जो आपको याद है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कि वैलेंसी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपेंस आउट इन वैलेंसी। अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मुझे बता दो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो वैलेंसी भी एक ही रहेगी या नहीं रहेगी? 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7, 8 पे 8।
तो वैलेंसी पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ना तो ये इंक्रीज करेंगे और ना ही ये डिक्रीज करेंगे। डन है। तीसरा पॉइंट है साइज ऑफ एटम्स पर बताइए। मैंने तुम्हें कहा था साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी, और अगर नंबर ऑफ शेल्स बराबर रही और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अलोंग द पीरियड में साइज डिक्रीज हो रहा था बट नेग्लिजिबल डिक्रीज हो रहा है, मैंने आपको बताया। अब अलोंग द ग्रुप देखते हैं। जब आप लिथियम देख रहे हो, लिथियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,1, इसका क्या है 2,8,1, इसका क्या है 2,8,1, एज सोन। देखो 2 सेल 3 सेल 4 सेल, इधर 5। नंबर ऑफ सेल्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। पहले 2 सेल थी, 3 सेल थी, 4 सेल, 2 सेल। जैसे तुम क्लास 1 में थे, फिर क्लास 2 में, फिर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, तुम्हारी क्लास बड़ी होती रही बट तुम्हारी अकल बड़ी नहीं होती रही। तुम गधे थे, गधे हो, गधे रहोगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज। रीजन कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द रीजन, एज नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो हमारी इंक्रीज हो रही है, याद रखना। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर। आपसे पूछ रहा है कि भाई मेटालिक कैरेक्टर पर बताइए क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जनरली मेटालिक कैरेक्टर का अब कंसेप्ट होना, अगर बेटा मैं मेटल्स की बात करता हूं तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूं तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, है ना। मतलब कोई एलिमेंट जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और कोई एलिमेंट देर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। अच्छा अब एक केस समझना। मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये के शेल है, और मान लो ये एल शेल है, ठीक है, क्लियर है। इसी के शेल में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फाइन है बेटा, क्लियर। 2,1 ऐसे गिवन है। फिर मैं एक डायग्राम और बनाता हूं। ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है, मतलब एक शेल बढ़ गई। मान लो इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 8 1। फाइन है, क्लियर है। ये के शेल, एल शेल और एम शेल। अब मान लो मैं एक डायग्राम और फिर से बता रहा हूं। ये न्यूक्लियस हो गया, दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल, और यहां पर एन शेल हो। फाइन। अब कंडीशन कैसे है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 8 8 16 17 18, 18 हो गया, और इधर एक 19। तो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। अच्छा, शेल्स बढ़ रही हैं। अगर शेल्स बढ़ रही हैं तो आप खुद देखो साइज भी बढ़ रहा है ना। अगर सेल्स बढ़ रही हैं तो तुमने देखा बेटा साइज भी बढ़ रहा है, हाँ जी बढ़। अब मुझे एक चीज बता दो, जब सेल्स बढ़ रही हैं, एक चीज समझो बेटा, क्लियर है, बहुत ध्यान समझो। मान लो मेरे पास एक भैंस है, बढ़िया सी मैंने भैंस खरीदी है अपनी बीवी को, मतलब अपने घर के लिए, दूध वूध का इंतजाम हो जाए, चाय पानी मेरी बनती रहे, मेरी बीवी मेरे लिए चाय बनाती रहे, मैंने भैंस खरीदी है, ठीक है। अब मेरी बीवी मान लो और मैं उसकी भैंस की सेवा कर रहे हैं। रात को हम क्या करते हैं, उस भैंस को अपने पास बांध लेते हैं। अगर बाई चांस किसी दिन रात को ऐसा हुआ वो भैंस जो है मैं 1 किलोमीटर दूर बांध के आ गया अपने घर से, तो तुम जैसे चोर चक्के जो कमेंट सेक्शन के अंदर हो, तुम लोग मेरी भैंस चोरी करके ले जाओगे, नहीं ले जाओगे, है ना। मतलब अगर मेरी भैंस मेरे से दूर हो गई तो तुम लोग चोरी करके ले जाओगे। मुझे समझो न्यूक्लियस और मेरी भैंस को समझो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेरी भैंस को समझो लास्ट शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मुझे समझो न्यूक्लियस। अगर मेरी भैंस मेरे पास है, न्यूक्लियस के पास है, तो किसी की मजाल नहीं है तुम मेरी भैंस को छीन लो। और अगर मेरी भैंस मेरे से बहुत दूर हो गई, न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गई, तुम उसको चोरी करके ले जाओगे। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी दूर होता जाएगा उसका न्यूक्लियस से कनेक्शन टूटता जाएगा। और न्यूक्लियस से दूर कब होगा, जब नंबर ऑफ सेल्स, अगर उसका कनेक्शन टूटता जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा, इजीली डोनेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसको कोई भी छीन कर ले जाता है, भैंस मुझसे दूर हो गई कोई भी ले जाएगा। तो अगर ये इजीली डोनेट हो गया तो इसका मतलब इसका मेटालिक कैरेक्टर कैसा हुआ,
इसका मेटालिक कैरेक्टर कैसा हुआ, इंक्रीज हो गया। ये इजीली डोनेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है, मेरी भैंस मेरे पास है, कोई छीन नहीं सकता। इसका मतलब इसका मेटालिक कैरेक्टर कैसा है, कम है। बस यही कंसेप्ट यूज होगा। लिथियम में दो सेल है, जो लास्ट एलिमेंट होगा इसकी नंबर ऑफ सेल्स कैसी है, ज्यादा है। पहले एलिमेंट की सेल कम है, नीचे जो सबसे एलिमेंट होगा उसकी सेल्स कैसे होंगी, ज्यादा। अगर उसकी सेल्स ज्यादा है तो उसकी भैंस न्यूक्लियस से दूर हो गई, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया, तो भैंस को कोई चोरी करके ले जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चोरी करके ले जाएगा। इसका मतलब इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट हो सकता है। अगर ये डोनेट हो सकता है तो इसका और इसका कंपेरिजन करो, इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका मेटालिक कैरेक्टर कम। तो जब टॉप से बॉटम की तरफ चलोगे, योर मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। और इसका उल्टा अगर हम लोग बात करेंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या बोलोगे, नॉन मेटालिक डिक्रीज हो रहा है, मेटालिक इंक्रीज हो रहा है। तो मेटल के केस में इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, उल्टा, सिंपल सा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, मेरी भैंस। कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं समझाने के लिए, समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर है, बताओ भाई। ठीक है, ठीक है, डन, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट बताओ। ठीक है, आपकी भैंस की रक्षा मैं करूंगा। मैं गधे, पहले तो अपनी तो कर ले, हैं। आपकी भैंस मेरी भैंस, आपकी भैंस मेरी। मैं गधे, पहले तो अपनी तो कर ले, खुद की तो होती नहीं है। हेले, इधर है। केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी लूज होगा, कोई इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी गेन होगा। जो सबसे लास्ट में होगा उसका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, जो पहले होगा उसका इलेक्ट्रॉन देर से निकलेगा क्योंकि इसकी सेल्स कम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर भाग गया। इसका मतलब अगर मैं मेटल की बात कर रहा हूं तो मुझे बताइए मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी टॉप से बॉटम जाओगे तो इंक्रीज होगी, और इसका उल्टा अगर हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल के केस में कैसी होंगी, सो नॉन मेटल के केस में डिक्रीज। सिंपल सा है, यहां जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वहां देर से निकलेगा, दैट्स ऑल, सिंपल। तो केमिकल रिएक्टिविटी का कंसेप्ट आ गया। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पर बताइए। भाई आप मेटल वाले ग्रुप में हो तो मेटल का मेटल में रहोगे, नॉन मेटल वाले में तो नॉन मेटल, तो केमिकल रिएक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता है। सिंपल। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपको, एक ग्रुप 16 और ग्रुप 17 उसने बनाकर दे दिया, कुछ जगह यहां छोड़ दी, ए लिख दिया, जगह छोड़ दी, बी लिख दिया, सी लिख दिया। क्वेश्चन आपसे दे रहा है, पहला पूछ रहा है, ये ग्रुप 16 और ग्रुप 17 पूछ रहा है, ये बताओ ये जो ए एलिमेंट है ये मेटल है या नॉन मेटल है। 70वां एलिमेंट क्या होता है, नॉन मेटल। 70वें में नॉन मेटल, 13 से 18 नॉन मेटल, तो ए इज नॉन मेटल, मेटल नहीं है। पूछ रहा है ये बताओ जो सी है वो ज्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है देन ए। सी और ए को देखना है, सी और ए को देखना है। लेकिन ये सी और ए कौन से ग्रुप में, ग्रुप 17। ग्रुप 17 का मतलब नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल। सी और ए नॉन मेटल मतलब ग्रुप में चलना है। तो केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल की अलोंग द ग्रुप कैसे होती है, डिक्रीज करती है ना, तुमने अभी देखा है। नॉन मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी अलोंग द ग्रुप डिक्रीज करती है, अलोंग द ग्रुप डिक्रीज करती है, अलोंग द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो अलोंग द ग्रुप डिक्रीज करती है, इसका मतलब सी की सबसे लीस्ट होगा और ये मोर होगा। तो स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, ये होगा लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट है वेदर सी विल बी लार्जर स्मॉलर इन साइज देन बी। सी और बी के साइज को कंपेयर करिए, सी और बी के साइज को कंपेयर कर रहे हो तो पीरियड में चल रहे हो, और हम जब जानते हैं पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो साइज होता है डिक्रीज। तो सी का साइज कम है, बी का ज्यादा है।
तो सी की बात कर रहे हैं तो स्मॉलर इन साइज होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है विच टाइप ऑफ आयन कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए किस टाइप का बनाएगा? ए क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल भिखारी होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब एनायन। तो ए क्या बनाएगा? ए क्या बनाएगा? एनायन विल बी फॉर्म। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। इतनी चीज क्लियर? यस हो। डन। क्लियर भाई? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। ठीक है। अभी इसका एडवांस वर्जन पढ़ाना है पीरियोडिक टेबल का। एनायन मतलब प्याज। चप्पल नहीं है मेरे पास, सच्ची बता रहा हूं। अगर मेरे पास शक्तियां होती ना भाई साहब, ऐसी शक्ति होती ना, यहीं से चप्पल, जूते, मोजे, सड़े हुए मोजे निकाल के ऐसे फेंकता ना कैमरे में, और जो मर्जी मुझको बच्चा क्लास में परेशान करता उसके मुंह पे जाके लगता। ऐसी शक्तियां नहीं है मेरे पास, वरना कसम से खा रहा हूं, जूते चप्पल निकाल के यहीं से कैमरे में से फेंक के मारता। जोन सा परेशान करता, जोन सा हरकतें करता पागलों जैसी, गधों जैसी, उसके मुंह पे जाके। गधे कहेंगे, टपोरी कहेंगे, चिमकांडी से कहेंगे। सर प्रेजेंट फॉर्म में गलत भर दिया हूं, 47 था, 67 भर दिया हूं प्रेजेंट फॉर्म में। आई कैन से एमपीटी, बोर पीपीटी। सर डाटा मस्ट शेल तो चार ही होते हैं ना, जब पांच सेल्स या मोर सेल्स, सब सेल्स भी होते हैं ना बेटा उसके अंदर, नहीं है सब सेल्स होते हैं ना, शेल के अंदर सब सेल्स भी होते हैं ना, तो वो भी तो बात करते हैं ना। तो उन सेल्स के अंदर भी तो सब सेल्स आएंगे ना। ठीक है। हाँ हाँ, सब सेल्स होंगे, बट मेनली तो सेल्स ही है ना। 4s1, 4s2, 4s3 ऐसे है ना। तो ठीक है, क्लियर है। ग्रुप दो नहीं, पीरियड दो। हम्म, ठीक है ले, पीरियड दो। ग्रुप दोनों है, पीरियड दो। तब ये तो बोरबरी रैंक वर्नर ने दिया था। ठीक है, बच गया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद। तगड़े रहो। निकल लो, चले जाओ, निकल लो। जाओ जाओ, चाची बताएगी अब।